हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2, मेरी संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी जो हैं ये राइटर हैं इसकी। ठीक है जी, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक लीक से हटकर विरासत। ठीक है, तो कैसे औरतों का संगम, औरतों के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। देखिए जैसे आप इधर देख रहे होंगे, नानी, ठीक है, फिर नानी की इच्छा, बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, माँ, नाजुक और गैर दुनियादारी और ईमानदार, ठीक है, घरेलू नहीं पर अपनी शख्सियत के सम्मानित। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, परदादी की अनोखी, वाह परदादी की जो इच्छा थी वो थी कि उनकी जो परपोती होगी, पहली संतान बेटी होगी। ठीक है, फिर चोर को पानी पिलाकर बेटा बनाया। बहनें अपनी शक्तियों से अपनी शर्तों पर जीने वाली पीढ़ी के बारे में, जिद्दी और दृढ़ स्वभाव की मिसाल। सो औरतों की कहानी है ये बेसिकली। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो ओवरव्यू में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, बट हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अमेजिंग कहानी लग रही है मुझे, बहुत ही दिलचस्प कहानी लग रही है। लेकिन पूरा डाउट है ना हमको चैप्टर में, हमको तो चैप्टर आता ही नहीं है। तो हमको करना क्या है, हमको डाउनलोड करने हैं सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे समरी, सबसे पहले वीडियो। ठीक है जी, फिर उसके बाद वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, नोट्स। चलो समरी, फिर नोट्स। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, अब हम देखेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे, एंड वी आर गुड टू गो। हमको और कुछ जरूरत नहीं है। अगर हमने ये कर लिया तो बस हम टॉप करेंगे। आपको ये सब कहाँ मिलेगा, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है जी, ई विद्यार्थी www.evidyarthi.in, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक करिए, सब कुछ डाउनलोड करिए, एंड सब कुछ फ्री है। ठीक है, फ्री है तो अच्छे से लाभ उठाइए। एंड चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मेरे संग की औरतें। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास राइटर के बारे में, मृदुला गर्ग। तो चलिए जानते हैं उनकी अनोखी कहानी। तो क्या आप मिलना चाहेंगे हिंदी लिटरेचर की एक रूल ब्रेकर से? जी हां, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी और कुछ एकदम नया करके दिखाया। अब जरा सुनिए कि उन्हें क्या कहा जाता है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। वाह, सुनने में कितना भारी और शानदार लगता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुपर हीरो का टाइटल हो। तो इस भारी भरकम लाइन का मतलब क्या है? अरे सीधा सा मतलब है कि वो अपने समय में लिखने की दुनिया की एक सुपरस्टार थीं। एक ऐसी राइटर जिन्होंने अपनी अलग सोच से अपनी एक खास जगह बनाई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कहां से हुआ। कोलकाता से दिल्ली तक का उनका ये सफर कैसा था। तो बात है साल 1938 की। उनका जन्म हुआ उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में, और फिर पढ़ाई करने के लिए वो आ गई दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कह सकते हैं कि ये दो शहर उनकी कहानी के शुरुआती सबसे जरूरी पन्ने हैं। और यहीं पे कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। अच्छा, सोचकर देखिए, एक राइटर ने क्या पढ़ा होगा, हिंदी लिटरेचर। जी नहीं, उन्होंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र। है ना, एकदम कमाल की बात। मतलब क्रिएटिविटी का रास्ता कहीं से भी निकल सकता है। उनकी जिंदगी में कई शहर आए, वो भारत के अलग अलग शहरों में रहीं, लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़, एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। वो साल था 1974। आखिर ऐसा क्या खास हुआ था इस साल में? जरा सोचिए। तो 1974 में उन्होंने दिल्ली में रह के एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला था स्वतंत्र लेखन का, मतलब अब से वो फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगी। ये बहुत ही हिम्मत वाला कदम था ना। तो ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट राइटर बन गई, पर वो इतनी खास क्यों है? क्या थी उनकी सुपर पावर? वेल, वो थी उनके लिखने का एकदम अलग, एकदम निडर अंदाज। अगर सीधे सीधे कहें ना, तो उन्होंने गद्य लिखने की जो पुरानी चली आ रही परिपाटी थी उसे तोड़ दिया। वो कुछ भी नया करने से, नए तरीके से लिखने से कभी डरी ही नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, एक होता है पुराना रास्ता जहां सब एक जैसे नियमों और आइडिया से लिखते हैं, और फिर आया मृदुला जी का नया रास्ता। उन्होंने कथ्य यानी क्या लिखना है और शिल्प यानी कैसे लिखना है, दोनों ही लेवल पर पुराने ढर्रे को तोड़ा। एकदम नए आइडियाज और लिखने का एकदम नया स्टाइल। और देखिए, उन्होंने सिर्फ कथा साहित्य मतलब कहानियां और नॉवेल्स ही नहीं लिखे, उन्होंने अपने समय और समाज की जो समस्याएं थीं उन पर वैचारिक निबंध भी लिखे। और शायद उनकी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ने ही उन्हें समाज को एक अलग, एक गहरे नजरिए से देखने में मदद की होगी। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं उनके शब्दों के खजाने पर। देखते हैं कि उन्होंने हमें कौन कौन सी बेहतरीन कृतियां दी हैं। तो उनके प्रमुख कृतियों में शामिल हैं उपन्यास जैसे उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्तकोबरा और कठगुलाब।
उनकी सारी कहानियों का कलेक्शन है संगति विसंगति, जो 2 वॉल्यूम्स में है, और उनके निबंध संग्रह हैं रंग ढंग और चुकते नहीं सवाल। बस नाम ही सुनकर देखिए कितनी वैरायटी और कितनी गहराई है इनमें। सही में उनकी हर किताब एक बिल्कुल नई दुनिया की तरह है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम पढ़ते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं और कुछ नया सोच सकते हैं। ये जो पाठ है ना, मेरे संग की औरतें, ये कोई कहानी नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की सच्चाई है। इसमें वो हमें अपने परिवार की उन औरतों से मिलवाती हैं जो बाहर से तो शायद आम लगती हों, पर उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही खास अंदाज में जिया। तो चलिए आज इन अद्भुत औरतों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि आज़ादी के असली मायने क्या होते हैं। देखिए, पाठ की शुरुआत ही होती है इन हैरान कर देने वाली लाइनों से। ये बातें लेखिका अपनी नानी के लिए कह रही हैं, एक ऐसी औरत जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि उनकी अपनी यानी पर्सनल आज़ादी क्या होती है, लेकिन उनके दिल के अंदर देश की आज़ादी के लिए एक आग जल रही थी। ये लाइन हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आज़ादी है क्या? क्या ये सिर्फ बाहर के बंधनों से छूटना है, या फिर ये मन के अंदर की एक ऐसी ताकत है जो किसी भी पर्दे के पीछे किसी भी हाल में जलती रह सकती है? तो इस पाठ में ना लेखिका हमें अपने परिवार की 4 पीढ़ियों से मिलवा रही हैं। उनकी नानी, उनकी माँ, उनकी परदादी और फिर वो खुद और उनकी बहनें। मजे की बात यह है कि ये सभी औरतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, पर इन सब में एक बात एक जैसी थी। किसी ने भी वो घिसा पिटा रास्ता नहीं चुना जिस पर दुनिया चलती है। सब ने अपने अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और आज़ादी का एक नया मतलब दुनिया को सिखाया। कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे रहस्यमयी किरदार है लेखिका की नानी। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि लेखिका ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। उनकी माँ की शादी से पहले ही नानी की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी कहानी ने लेखिका की सोच पर सबसे गहरा असर डाला। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक औरत जिसे कभी देखा नहीं, जिसकी सिर्फ कहानी सुनी, वो किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। लेखिका बताती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशीन औरत थी। मतलब वो हमेशा पर्दे में रहती थी, घर के बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, उनके पति यानी लेखिका के नाना, वो विलायत से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और बिल्कुल अंग्रेजी तौर तरीकों से रहते थे। पर नाना की इस मॉडर्न जिंदगी का नानी पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने ना तो पति के रंग में खुद को रंगा, ना अपनी पहचान बदली। वो बस अपनी दुनिया में अपनी शर्तों पर जीती रहीं। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब नानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थीं, उस वक्त वो औरत जिसने शायद जिंदगी भर अपने पति से भी खुलकर बात नहीं की, जिसने हमेशा पर्दा और परंपरा निभाई, उसने अपनी मौत को सामने देखकर वो कर दिया जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की खामोशी को एक ऐसी रिक्वेस्ट से तोड़ा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जब प्यारे लाल जी आए तो उस पर्दे में रहने वाली औरत ने पहली बार किसी गैर मर्द के सामने अपना पर्दा हटाया और उनसे एक वचन मांगा। सोचिए, एक औरत जो खुद आज़ादी का मतलब नहीं जानती, वो अपनी बेटी के लिए क्या चाहती थी? वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी किसी ऐसे अफसर से हो जो अंग्रेजों के आगे पीछे घूमता हो, उनकी गुलामी करता हो। वो चाहती थी कि उसका दामाद देश का सिपाही हो। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक विद्रोह था, उनकी पूरी जिंदगी की खामोशी का एक जबरदस्त धमाका। तो नानी की कहानी के बाद अब बारी आती है लेखिका की माँ की। हाँ, ये वही बेटी हैं जिनके लिए नानी ने वो वचन लिया था। उनकी शादी एक पढ़े लिखे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लड़के से हुई, लेकिन माँ ने आज़ादी को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से जिया। उनकी आज़ादी बाहर की दुनिया के लिए नहीं थी, वो अंदर से आज़ाद थी, उनकी आत्मा में आज़ादी थी। लेखिका की माँ उस जमाने की किसी भी टिपिकल माँ या पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत थी, नाजुक थी, पर उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। न उन्होंने कभी बच्चों को पुचकारा, न कभी रसोई में काम किया, न घर का कोई और काम संभाला। उनका ज्यादातर टाइम किताबें पढ़ने, म्यूजिक सुनने और लिटरेचर पर बातें करने में जाता था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब होने के बावजूद घर में हर कोई उनकी पूजा करता था, बहुत इज्जत देता था। अब सवाल यह है कि उन्हें इतनी इज्जत क्यों मिलती थी? तो इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं, चाहे सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और दूसरी, अगर किसी ने उन्हें कोई राज की बात बता दी तो वो बात किसी दूसरे को कभी पता नहीं चलती थी। इन्हीं 2 आदतों की वजह से घर के लोग उन पर श्रद्धा रखते थे और बाहर वाले उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। ये एक मजेदार बात है जो लेखिका की दादी अपनी बहू यानी लेखिका की माँ के लिए कहती थी। छींका होता है ना, पुराने जमाने में छत से लटकने वाला एक जाल जिसमें दूध दही जैसी नाजुक चीजें रखते थे। तो दादी का मतलब था कि हमारी बहू दुनिया के कामकाज के लिए नहीं बनी है, वो तो बहुत नाजुक है, उसे तो बस सहेज कर रखने और इज्जत देने के लिए है। ये दिखाता है कि उस परिवार ने भी उन्हें उनके इस अलग अंदाज के साथ पूरे दिल से अपनाया था। अच्छा,
अभी तक आपको नानी और माँ की कहानियां तो कमाल की लगी होंगी, पर अब जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, लेखिका की परदादी, वो तो इन सबसे भी 2 कदम आगे थीं। वो उस परिवार की शायद सबसे अलग और सबसे मजबूत महिला थीं। उन्होंने सिर्फ परंपरा को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अपनी नई परंपराएं बना दी। वो सच में समाज के बनाए रास्तों से बहुत दूर चलती थीं। जरा सोचकर देखिए वो जमाना जब हर घर में पहले बच्चे के तौर पर बेटे की दुआ मांगी जाती थी। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए होता था। उस जमाने में लेखिका की परदादी ने भरे मंदिर में सबके सामने चिल्लाकर भगवान से मन्नत मांगी कि मेरी बहू को पहली औलाद बेटा नहीं बेटी हो। ये सिर्फ एक मन्नत नहीं थी, ये उस पूरी सोच पर एक तमाचा था। ये दिखाता है कि उन्हें समाज के दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब वो किस्सा जिसने परदादी को एक लेजेंड बना दिया। हुआ यूं कि एक बार घर के सारे मर्द एक बारात में शहर से बाहर गए थे। घर में सिर्फ औरतें थीं और रत जगा कर रही थीं, मतलब रात भर जागकर नाच गाना चल रहा था। और इसी शोरगुल का फायदा उठाकर घर में एक चोर घुस आया। अब चोर की किस्मत ही खराब थी। वो सीधा घुस गया परदादी के कमरे में। हल्की सी आहट से परदादी की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? चोर तो घबरा गया, पर परदादी वो जरा भी नहीं डरी। उन्होंने बड़े आराम से चोर को ऑर्डर दिया, जा मेरे लिए कुएं से 1 लोटा पानी भर ला। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया कि कपड़ा कसकर बांधना और पानी छान कर लाना। चोर इतना हैरान हो गया कि बेचारा चुपचाप लोटा उठाकर चला गया। अब जैसे ही चोर कुएं पर पानी भर रहा था, उसे पकड़ लिया गया और परदादी के सामने लाया गया। परदादी ने उस लोटे से आधा पानी खुद पिया और बचा हुआ आधा उस चोर को पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए। अब तेरी मर्जी, चाहे चोरी कर या खेती कर। सोचिए जरा, उन्होंने एक चोर को अपराधी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा और अपने प्यार से उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और जानते हैं क्या हुआ? उस चोर ने चोरी छोड़ दी और उनका बेटा बनके हमेशा के लिए खेती करने लगा। तो ये तो थी पुरानी पीढ़ियों की बात। अब कहानी पहुंचती है आखिरी पीढ़ी पर, यानी लेखिका और उनकी 4 बहनों पर। समझिए कि नानी का वो जुनून, माँ की वो आज़ादी और परदादी की वो हिम्मत, ये सब मिलकर इन 5 बहनों के खून में दौड़ रहा था। इन्होंने भी अपनी जिंदगी अपनी ही धुन पर जी। ये 5 बहनें थीं, मंजुल, मृदुला, चित्रा, रेणु और अचला। इन सब में एक चीज कॉमन थी, जिद। अच्छी वाली जिद, अपनी शर्तों पर जीने की जिद, सही बात पर अड़े रहने की जिद। मंजुल और मृदुला तो राइटर बनी, लेकिन बाकी बहनों ने भी अपने अपने तरीकों से इस जिद्दी विरासत को आगे बढ़ाया। इन बहनों में से भी एक थी जो सबसे ज्यादा अपनी धुन की पक्की थी, 4थे नंबर की बहन रेणु। उनका एक छोटा सा किस्सा है, पर वो इस पूरे परिवार की सोच को, उनके इंडिविजुअलिज्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा देता है। 9 इंच एक रात दिल्ली में इतनी जोरदार बारिश हुई, 9 इंच बारिश, मतलब पूरी दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी हुई थीं। ट्रैफिक, सब कुछ बंद पड़ गया था। अगली सुबह जब पूरा शहर पानी में डूबा था, तो घर में सबने रेणु को समझाया, अरे स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल बस तो आई ही नहीं थी और बाहर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। बिल्कुल लॉजिकल बात थी, है ना? पर रेणु का जवाब क्या था? आपको कैसे पता? बस इस एक सवाल में उनकी पूरी पर्सनैलिटी है। मतलब, मैं किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि सब कह रहे हैं, मैं खुद जाकर सच देखूंगी। और वो सच में 2 मील पैदल घुटनों तक पानी में चलकर स्कूल गईं। स्कूल बंद था। उन्होंने दरवाजे पर ताला देखा और फिर 2 मील पैदल चलकर वापस घर आ गईं। सबने कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। पर रेणु के लिए ये हार नहीं थी, ये उनकी अपनी जिद की, अपने सच को जानने की जीत थी। तो नानी, माँ, परदादी और फिर ये बहनें, इन सब की कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें इस पाठ का और शायद हमारी जिंदगी का भी असली मतलब समझ आता है। ये हमें आज़ादी के सच्चे सार से मिलवाता है। इन औरतों की विरासत हमें सिखाती है कि असली आज़ादी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। ये अपने दिल के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहने का नाम है। चाहे वो नानी का अपनी बेटी के लिए एक आज़ाद पति चुनना हो, या माँ का अपनी किताबों की दुनिया में रहना हो, या परदादी का एक चोर को बेटा बना लेना हो, या फिर रेणु का सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बारिश में भीगते हुए स्कूल जाना हो। ये सब आज़ादी के ही अलग अलग चेहरे हैं। लेखिका इस पाठ को एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ खत्म करती हैं। सोचिए, जब रेणु उस दिन अकेली, सुनसान, पानी से भरी सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, तो उसे जो एहसास हुआ, अपनी धुन में अकेले चलते जाने का जो मजा है, जो रोमांच है, वो शायद भीड़ के साथ चलकर कभी महसूस नहीं हो सकता। और यही अकेलेपन का मजा अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी का सबसे बड़ा इनाम है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।